फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखो इसका सबसे पहले फॉर्मेट समझो आप लोग कि हमारे पास में कोई भी एल्केन होगा, इस एल्केन की रिएक्शन आप X2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ H करवा रहे हो, X2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये करवा रहे हो, तो यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन हटके इसकी जगह पर हेलोजन आ जाना है। ये फॉर्मेट हम लोगों को रिएक्शन का समझना है। इसमें ये हाइड्रोजन जो है वो मुक्त मूलक अभिक्रिया द्वारा क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि हमारे पास में कंपाउंड है CH4 और इसकी रिएक्शन हमने करवाई Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H लिखा हो, सनलाइट, फोटोन, यूवी लाइट, ये सब कुछ लिखा हो सकता है। तो इस कंडीशन में एक हाइड्रोजन हटकर और इसकी जगह पर Cl आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको बोलेंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब इस रिएक्शन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब तक कुछ नहीं बोला हुआ है हम लोग इसको एक्सेस में मानते हुए चलेंगे एल्केन को, और अगर मान लो आपको वो रिएजेंट को एक्सेस में देता है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H और यहाँ पर इसने एक्सेस में लिख दिया, तो पहले तो देखो मोनो हेलोजिनेशन होगा, एक हाइड्रोजन हट गया Cl बाहर आ जाएगा। अगर एक बार ऐसा होता है तो इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं मोनो हेलोजिनेशन। क्या, मोनो हेलोजिनेशन रिएक्शन, और अगर क्लोरीन आ रहा है तो मोनोक्लोरिनेशन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, हेलोजनीकरण अभिक्रिया बोलो या हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलो, एक ही बात है। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ तक नहीं रुकेगी, फिर से आगे रिएक्शन होगी और यहाँ से कंपाउंड बन जाएगा CH2Cl3, एक बार और रिएक्शन होगी CH3, और एक बार और अपने पास में फाइनल रिएक्शन होगा CH3Cl4, यहाँ तक प्रोडक्ट आकर रुकने वाला है। ठीक है, तो जब तक कुछ नहीं माना हुआ है, नहीं बोला हुआ है, तब तक हमें क्या करना है, एल्केन को एक्सेस में मानते हुए चलना है। तो अभी हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना है, तो हम लोग जनरलाइज फॉर्मेट के अंदर इसको पढ़ लेते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन है तो हमारे पास में कितने स्टेप में होने वाली है, 3 स्टेप में, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन, 3 स्टेप्स में होगी। अब देखो पहले फॉर्मेट लिखते हैं हम लोग, RH हमारे पास में कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन हम लोग X2 इन प्रेजेंस ऑफ H करवा रहे हैं, तो यहां से कंपाउंड क्या बना, RH बन गया। इसका मैकेनिज्म देखो, सबसे पहला स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला मुक्त मूलक जो है वो बनता है। अगर नहीं बनता है आसानी से तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ मुक्त मूलक हमारे जो इनिशिएटर्स थे, प्रारंभक जो थे, उनको हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अभी जो X2 गैस है वो जनरली सनलाइट की प्रेजेंस में डिसोशिएट हो जाती है रेडिकल्स में, इसलिए हमें यहाँ पर और कुछ लेने की जरूरत नहीं। वो प्रोसेस टू प्रोसेस चीजें क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो पहले स्टेप के अंदर ये जो X2 है इसका होमोलिटिकल क्लीवेज होगा और ये 2 मोल्स ऑफ X रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेप कितनी बार चाहिए हम लोगों को, बोलो, सिर्फ 1 टाइम चाहिए, क्योंकि इसमें एक रेडिकल बन गया ऑलरेडी। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप के अंदर जो हमारा कहलाता है चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, ये चेन आगे बढ़ेगी, रेडिकल्स आपस में कोलाइड करके नए रेडिकल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो हमारे पास में ये जो X रेडिकल बना है ये क्या करेगा, इस RH के मॉलिक्यूल के साथ में कोलाइड करेगा। ये X रेडिकल इस H के साथ में कोलाइड करेगा, तो ये कोलिजन होने के बाद में कंपाउंड बन जाएगा R रेडिकल और साथ में बन जाएगा HH। ये स्टेप देखो, इसमें RDS कहलाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो स्लो प्रोसेस है क्योंकि इसमें R रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। यस सर। तो R रेडिकल जितना स्टेबल होगा ये हम लोग किसके आधार पर डिसाइड करेंगे, इसकी डिग्री के आधार। 3 डिग्री रेडिकल होगा तो आसानी से बनेगा, 2 डिग्री थोड़ा स्लो और 1 डिग्री और स्लो बनेगा। ये स्टेप हो गया। उसके बाद में अच्छा ये स्टेप ये मान लेते हैं इसको, इसके अंदर स्टेप बी भी होगा। देखो चेन इनिशिएशन स्टेप हो चाहे प्रोपोगेशन या टर्मिनेशन, किसी भी स्टेप में मल्टीपल स्टेप्स भी हो सकते हैं हमारे। ठीक है ना, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 4 भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे चेन प्रोपोगेशन स्टेप के अंदर 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन हो रही है। ये जो R रेडिकल हमारा बना है, अब ये क्या करेगा, जो सॉल्यूशन में X2 पड़ी है उसके साथ में कोलाइड करेगा। कोलाइड करेगा तो कंपाउंड क्या बना, RH बन गया और साथ में हमारा X रेडिकल मिल गया। अब ये X रेडिकल फिर से क्या करेगा, RH के साथ कोलाइड करेगा,
फिर से क्या बनाएगा आर रेडिकल, फिर आर रेडिकल वापस X2 के साथ में। तो ये जो दो स्टेप है ये मिलियंस ऑफ टाइम रिपीट हो गए, रिपीटेड मिलियंस ऑफ टाइम्स, ठीक है। लगभग एक हेलोजन का रेडिकल जो है, देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, RX बन रहा है। एक हेलोजन का रेडिकल जो है वो लगभग 10,000 मॉलिक्यूल्स जो है RH के, उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, RX। समझ में आ रही बात। किसी किसी में ये रेट जो है वो डबल भी हो जाती है, लगभग 20,000 नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखता है। क्लियर। उसके बाद में हमारे पास में जो स्टेप थर्ड आएगा उसको बोलेंगे हम लोग चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, हमारे पास में जो रेडिकल जब सफिशिएंट मात्रा में रिएक्शन हो जाएगी तो मेजोरिटी जो रेडिकल्स है वो आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो एक आर रेडिकल किसी आर रेडिकल के कांटेक्ट में आ सकता है तो कंबाइन हो जाके आर आर बनेगा। ऐसा संभव है कि आर रेडिकल जो है किसी एक्स रेडिकल के कांटेक्ट में आ जाए तो आर एक्स बन जाएगा। ऐसा भी संभव है कि कोई दो एक्स रेडिकल आपस में मिल जाए तो इससे कंपाउंड हमारा X2 बन जाएगा। ये जो है ये सारे के सारे चेन टर्मिनेशन है। तो देखो इस पूरी रिएक्शन में हुआ क्या अपने पास में, शुरुआत में हमने एक रेडिकल बनाया और उस रेडिकल की सहायता से फिर हमने चेन को प्रोपोगेट करवाया, रिएक्शन को आगे बढ़ाया। काफी मात्रा में जो हमारे कंपाउंड जो है मेजोरिटी हमारा फाइनल प्रोडक्ट कौन है, RX, ज्यादातर ये बन जाएगा और फिर लास्ट में बचे कुछ जो भी रेडिकल्स होंगे वो आपस में कंबाइन होकर रिएक्शन को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, यहाँ तो कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें देखो कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन बनते हैं। ये जो तीनों स्टेप हम लोगों ने लिखे हैं इन तीनों स्टेप को दिमाग में बिठा लो ढंग से। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। प्रोपोगेशन में यहाँ पर दो स्टेप है, A और B। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं फर्स्ट वाले स्टेप की बात करूं, स्टेप 1 की, स्टेप 1 में हो क्या रहा है, हमारे पास में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, समय के साथ रिएक्शन किस तरीके से आगे बढ़ रही है। हमारे पास में शुरुआत में क्या था, X2 का मॉलिक्यूल था और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती। वो एनर्जी कहां से मिली हमें, सनलाइट से या फोटोन से। तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एनर्जी जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। इतनी एनर्जी पर यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ एक्स रेडिकल हम लोगों को मिल गया। तो बताओ ये प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। बोलो इसमें एनर्जी हमें देनी पड़ी। अब बात करते हैं स्टेप सेकेंड की। स्टेप सेकेंड के अंदर भी हमारे पास में दो स्टेप्स हैं, स्टेप A भी है और स्टेप B भी है। स्टेप A में क्या हुआ कि ये जो एक्स रेडिकल बना अपने पास में, ध्यान से समझना इसको, ध्यान से, ये एक्स रेडिकल जो है वो एल्केन के साथ में जाके कोलाइड किया। तो देखो होता क्या है कि कोई भी जब कोलिजन होता है या कभी कोई बॉन्ड टूटता है या जब नया बॉन्ड बनता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जिसमें पुराना बॉन्ड टूट रहा होता है तो नया बॉन्ड बन रहा होता है। सही है। तो यहाँ से कुछ एनर्जी गेन करके एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स का जो बॉन्ड है H के साथ बन रहा होगा और R के साथ बॉन्ड टूट रहा होगा। तो ये तो हमारी क्या हो गई, ट्रांजिशन स्टेट हो गई। अब अगर ये यहां से R रेडिकल स्टेबल होता है तो ग्राफ यहां तक आ गया। इस कंडीशन में R रेडिकल बन गया और साथ में हमें क्या मिल गया, HX का फॉर्मेशन हो गया। तो अभी इस ग्राफ को अगर अपन देखें तो SN2 रिएक्शन की तरह ग्राफ आ रहा है। रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक नजर आ रही है। लेकिन इसमें एक संभावना और है। एक संभावना और क्या है कि कई बार ये ग्राफ जो है वो यहां से यहां तक ही रह जाता है इस तरीके से। तो ये वाला जो प्रोसेस है, देखो हमारे पास 4 प्रोसेस है, फ्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण और क्लोरीनीकरण। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन एंड आयोडीनेशन। तो फॉर आयोडीनेशन देखो ये रेडिकल किससे कन्वर्ट हो रहा है, एक्स रेडिकल से हो रहा है ना। ये रिएक्शन आगे प्रोसेस किससे हो रही है, एक्स से। तो आई रेडिकल और इसके साथ में Br रेडिकल, इन दोनों की अगर बात करें, अगर आई रेडिकल से कन्वर्जन हो रहा है या Br रेडिकल से कन्वर्जन हो रहा है तो ये प्रोसेस जो है ये होता है एंडोथर्मिक। कैसा, रिएक्शन का ग्राफ जो है ऊपर तक ही रुक जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन यदि फ्लोरीनीकरण की बात करें, फ्लोरीनेशन या क्लोरीनेशन, इन रेडिकल से ये कन्वर्जन हो रहा है, आर रेडिकल का फॉर्मेशन,
तो ये प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। इतनी बात समझ में आती है? यानी इस ग्राफ से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि फ्लोरिनेशन और क्लोरिनेशन सामान्यतः कैसे प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। बोलो। और ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन कैसे प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। ये जनरलाइज्ड बात है, सही है। तो यहां पर हम लोग एक नोट बना के लिख लेते हैं इस बात को कि फ्लोरिनेशन एंड क्लोरिनेशन ये दोनों कैसे प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। इसमें एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन ये दोनों प्रोसेस हैं आपके एंडोथर्मिक। यहां तक दिक्कत है किसी को? ये जनरलाइज्ड बात है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल डाटा है। क्या? कि अगर मीथेन की बात करें, मीथेन का आप फ्लोरिनेशन करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो? फ्लोरिनेशन। मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह पर फ्लोरीन लेकर आना है, तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 और F बन जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये तो है एक्सोथर्मिक। बोलो। लेकिन एक्सेप्शनल डाटा क्या है? ये चीज आपको याद रखनी है। मीथेन का जब आप क्लोरिनेशन करवाते हो, मीथेन का क्लोरिनेशन प्रोसेस जो है CH3 और यहां से Cl बन जाएगा, ये प्रोसेस है आपका एंडोथर्मिक। इस बात को आपको अच्छे से याद रख लेना है। ये हमारा एक्सेप्शनल बात है। मीथेन का क्लोरिनेशन क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। अदरवाइज कोई भी क्लोरिनेशन या फ्लोरिनेशन प्रोसेस हम लोग देखेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही रहेगा। ठीक है। अब देखो इसका सवालों में यूज कैसे करते हैं। जेई में एक क्वेश्चन आ रखा है जिसमें उन्होंने पूछा, एक ग्राफ दिया हुआ है इस टाइप से। उन्होंने बोला कि यहाँ पे RH नाम का कंपाउंड है और इसके साथ में X रेडिकल है, और ये आपस में रिएक्ट करके यहाँ पर जो है ग्राफ को वापस बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा कंपाउंड जो है वो RH बन रहा है और साथ में नहीं, उल्टा कर दिया क्या? R रेडिकल बनेगा इसमें। यहाँ पे R रेडिकल बनेगा और साथ में हमारा HX का फॉर्मेशन हो रहा है। सही है। ये ग्राफ इन्होंने दे रखा है और पूछा कि ये ग्राफ जो है वो किस रिएक्शन के लिए वैलिड है। दिस ग्राफ इज वैलिड फॉर, ऑप्शन है आपके CH4 प्लस I रेडिकल, दूसरा ऑप्शन है CH4 प्लस Br रेडिकल, सी ऑप्शन है CH4 प्लस Cl रेडिकल, और डी ऑप्शन है आपका CH4 प्लस F रेडिकल। बताओ डी क्या आंसर आएगा? डी है। कैसे पता लगा? क्योंकि देखो ये दोनों का एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये वाला भी कैसा है? एंडो। कैसे? क्योंकि ये एक्सेप्शन है आपका। और ये प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। और ग्राफ कैसा है हमारा? एक्सोथर्मिक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। अगर मान लो कि ये मीथेन ना होके और कोई जनरलाइज्ड एल्केन होता तो उस कंडीशन में फिर यहाँ पर सी और डी दोनों ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो ग्राफिकल क्वेश्चंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप ग्राफ को ढंग से एनालाइज करके उसके आधार पर आंसर दें। ठीक। अब बात करते हैं, हमारे पास में स्टेप सेकंड जो है, स्टेप सेकंड में भी बी था अपने पास में। स्टेप सेकंड के बी में क्या हुआ? हमारा आर रेडिकल बन चुका है। वो आर रेडिकल जो है वो किसके साथ कोलाइड कर रहा है? X2 के साथ कोलाइड कर रहा है। तो आर रेडिकल और साथ में हमारा X2। तो ये वाला जो ग्राफ है ये हमेशा एक्सोथर्मिक ही होता है हर किसी के साथ, क्योंकि आर रेडिकल का बनना ही थोड़ा सा मुश्किल काम है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन गया? RX और साथ में हमें मिल गया X रेडिकल। तो ये तो आपका प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक है हर किसी के लिए। एक्सोथर्मिक फॉर ऑल, चाहे फ्लोरिनेशन हो, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन या आयोडीनेशन। और स्टेप थर्ड की अगर हम लोग बात करें, स्टेप थर्ड जो चेन टर्मिनेशन स्टेप था उसके अंदर क्या हुआ?
सारे रेडिकल्स आपस में कोलाइड होकर न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो स्टेप थर्ड हमेशा ही क्या रहेगा आपका, एक्सोथर्मिक ही रहेगा। मान लो जैसे दो एक्स रेडिकल आपस में कोलाइड करके, तो यहां से कंपाउंड क्या बन गया, X2। तो ये प्रोसेस हमेशा ही क्या है, एक्सोथर्मिक है फॉर। क्लियर हो गई इतनी बात। चारों ग्राफ देख लो ढंग से। पहला वाला ग्राफ जो था अपना फर्स्ट ग्राफ, पहले आप ये स्टेप्स देख लो सारे। X2 इससे क्या मिल रहा है हमारा 2x रेडिकल, x प्लस RH इससे क्या मिल रहा है R रेडिकल प्लस HX। R रेडिकल और X2 आपस में कंबाइन करके RH बना रहे और लास्ट में रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। फिर ग्राफ बनाया हमने। फर्स्ट वाले स्टेप में देखो X2 टू ट्रैक इसमें 2x में, उसके बाद x रेडिकल और RH कंबाइन हो रहे, जो RDS है ये वाला स्टेप। ध्यान क्या रखना है इसमें, आयोडीनेशन और ब्रोमिनेशन, इन दोनों प्रोसेस के लिए क्या होगा, बाकी सभी के लिए क्या रहेगा। ये वाला एक्सेप्शनल डाटा इसमें आपको याद रखना है, कौन सा, कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन जो है वो कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। बाकी सारे केसेस में क्लोरीनेशन और क्लोरीनेशन जनरलाइज्ड स्टेप की अगर बात करें तो कैसा रहेगा, एक्सोथर्मिक। ठीक, नेक्स्ट ये वाला सिमिलर पैटर्न पे जा रहा है। इसमें R रेडिकल प्लस X2 रेडिकल। स्टेप 2 के बी के अंदर ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं होगा क्या सर? नहीं, ये एंडोथर्मिक नहीं, क्योंकि R रेडिकल बन चुका है ना। अब R रेडिकल को क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है, RH का फॉर्मेशन करना है। तो फिर इसके अंदर X2 के साथ में इजीली कोलाइड करके वो क्या कर देगा, रिएक्शन को आसानी से प्रोसीड करवा देगा। तो इसमें तो एक्सोथर्मिक ही आएगा हर किसी के लिए। और इस वाले केस में इसका तो एक्सोथर्मिक है। इतना क्लियर सभी? अब देखो हमारे पास में प्रोसेस 4 है। एक है हमारे पास में फ्लोरीनेशन, दूसरा हमारे पास में है क्लोरीनेशन, तीसरा है ब्रोमिनेशन और फोर्थ है हमारे पास में आयोडीनेशन। इन चारों प्रोसेस में अगर हम लोग रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो फ्लोरीनेशन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस। देखो F2 की प्रेजेंस में होगा, ये Cl2 की प्रेजेंस में, ये Br2 की प्रेजेंस में और ये I2 की प्रेजेंस। तो फ्लोरीनेशन इतना ज्यादा फास्ट प्रोसेस है क्लोरीनेशन की तुलना में, यानी ये आपका हाईली एक्सप्लोसिव है। कैसा, ये इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन है कि इसको डार्क में करवाना पड़ता है, सनलाइट की एब्सेंस में करवाना पड़ता है। क्या, डार्क में, और वो भी टेम्परेचर नेगेटिव में लेके करते हैं हम लोग, -70 ऑलमोस्ट प्रिसाइज कंडीशन की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, क्लोरीनेशन की तुलना में फ्लोरीनेशन बहुत फास्ट है। क्लोरीनेशन जो है वो ब्रोमिनेशन के रेस्पेक्ट में काफी फास्ट प्रोसेस है। तो ये एक वेरी फास्ट प्रोसेस है और ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में या फोटोन की प्रेजेंस में होती है। तो H हम लोग एनर्जी के रूप में इसके अंदर ले लेते हैं। ठीक, ब्रोमिनेशन जो है वो मॉडरेटली फास्ट है, ज्यादा फास्ट भी नहीं है लेकिन मॉडरेटली फास्ट है। लेकिन ये 127 डिग्री सेल्सियस पे होती है, जबकि ये आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे हो जाती है रिएक्शन। ये ऑलमोस्ट अगर प्रिसाइज कंडीशन की बात करें तो -70 डिग्री सेल्सियस होता है, कहीं कहीं पे -10 भी लिखा होता है, बट प्रिसाइज कंडीशन कितनी होती है, -70। पूरी कंट्रोल कंडीशन में। लाइट में हो ही नहीं सकती, F2 की लाइट में तो हो ही नहीं सकती। लाइट में नहीं होती है, डार्क में करवाते हैं इसको। सनलाइट की प्रेजेंस में एक्सप्लोसिव होती है रिएक्शन, कंट्रोल करना मुश्किल है उसको। ठीक है ना। और आयोडीनेशन जो है वो ब्रोमिनेशन की तुलना में बहुत स्लो प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसा रहेगा, काफी स्लो प्रोसेस। ये रिवर्सिबल भी रहेगा ना सर? हाँ, आयोडीनेशन जो है वो रिवर्सिबल नेचर का भी होता है, क्योंकि HI बनता है जो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आयोडीनेशन के लिए हम लोग इसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी यूज करते हैं। KMnO4 तो नहीं, लेकिन जैसे HGO यूज कर लिया, HNO3 यूज कर लिया, ताकि हमारा बनने वाला रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो डिस्ट्रॉय कर सके हम लोग वापस से। क्लियर होगी बात? अब कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, इसका डिसीजन किसके आधार पर लोगे आप? उसके लिए हमें बॉन्ड एनर्जीज के डाटा को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। भाई हमारे पास में कंपाउंड क्या है, एक तो RH है एल्केन, और इसके साथ में हमारे पास में X2 का मॉलिक्यूल है। भाई फॉर्मेट की अगर बात करें तो ये दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही, और ये दोनों मिलकर क्या बना रही है बताओ, RH बना रही है और साथ में HX बना रहा है। तो जब किसी बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है तो एनर्जी देनी पड़ती, और बॉन्ड जब
बनता है तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज। तो इन दोनों बॉन्ड्स के लिए तो हमें एनर्जी तोड़ने के लिए सप्लाई करनी पड़ेगी। Yes, sir. और इन दोनों के बनने पर एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अब हमने एनर्जी दी कितनी और हमें एनर्जी मिली कितनी, उसका जो डिफरेंस है उसके आधार पर हम लोग बता देंगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक। तो इसके साथ में कुछ डेल्टा एच हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज हीट ऑफ रिएक्शन। अगर ये साइन नेगेटिव होता है तो रिएक्शन कैसी रहेगी? एक्सोथर्मिक। और इस केस में कैसे रहेगी? एंडोथर्मिक। पॉजिटिव का मतलब एनर्जी दी हमने और नेगेटिव का मतलब एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। तो देखो 4 प्रकार के कंपाउंड है। एक तो हमारे पास में RH नाम का कंपाउंड है, बॉन्ड एनर्जी का डाटा कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। इसकी अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। RH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी का डाटा क्या है? कार्बन हाइड्रोजन ही तो बॉन्ड है ये। कितनी? 92 से 104 किलो कैलोरी पर मोल, ये एनर्जी की रेंज थी। 92 मीथेन के केस में था और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप में 104 था। उल्टा बोल दिया, टर्शरी ब्यूटाइल में तो 92 था और मीथेन के केस में 104 था, क्योंकि मीथेन से रेडिकल आगे स्टेबल बन रहा है और टर्शरी ब्यूटाइल से रेडिकल जो है वो स्टेबल बन रहा है। ठीक। दूसरा हमारे पास में क्या है? X2 का मॉलिक्यूल। X2 के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास में कंपाउंड है, एक है Cl2, Br2, F2 और I2। बताओ इसमें बॉन्ड एनर्जी का डाटा कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा? तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी तो I2 की होनी चाहिए। सबसे कम बॉन्ड एनर्जी I2 की। BCD उसकी सबसे ज्यादा हाई रहेगी, वो कम रहेगी। हाँ ठीक है। और सबसे ज्यादा हाई BCD F2 की रहेगी। F2 की? हाँ F2 की होनी चाहिए ना ज्यादा सबसे। तो ऑर्डर आना क्या चाहिए था? F2 सबसे ज्यादा, देन Cl2, फिर Br2 और फिर I2। लेकिन एक्चुअल ऑर्डर जो है वो ये आता है। एक्सेप्शनल इसमें कौन है? F2। इसकी जो है लगभग 58 किलो कैलोरी के आसपास आ रही है, इसके लगभग 42 किलो कैलोरी के आसपास, ये 37 और ये आपका 36 किलो कैलोरी के आसपास रेंज में आता है। ठीक है ना। अब ये डाटा 37 जो है ये कम क्यों हुआ? ये 58 से ज्यादा आना चाहिए था। तो उसका कारण है कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है Yes, sir. और इसके जो लॉन पेयर है इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा है। एक्सेप्शनली स्मॉल साइज और लॉन पेयर रिपल्शन की वजह से इसका बॉन्ड जो है वो वीक होता है और वीक बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए क्या होता है? आसान होता है, क्योंकि रिपल्शन को अवॉइड करना है तो उसको बॉन्ड को लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? Yes, sir. तो एक तो ये हो गया। तीसरा प्रोसेस हमारे पास में क्या है? RH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो RH में हमारे पास में RF भी है, RCl, RBr और RI, 4 प्रकार के कंपाउंड है। बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें होगा? RF में, फिर RCl, देन RBr और देन RI। और फोर्थ हमारे पास में है HX। तो HX भी 4 प्रकार के, HI भी है, HBr भी है, HCl भी है और HF भी है। इनमें बताओ वैसे HF स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है स्ट्रॉन्ग? भाई इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है ये बताओ? HF है या HI? HI स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि सर उसकी टेंडेंसी टू डिवाइड हाइड्रोजन का साइज छोटा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, तो एक इफेक्टिव बॉन्ड नहीं है, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान काम है। जबकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन का साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, तो इसका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो आपका क्या होता है? वीक एसिड। तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका बॉन्ड क्या है? वीक। तो हमें चारों टाइप की चीजों के बॉन्ड एनर्जीज का डाटा पता लग गया। यस सर। इसके इन सबके कंबाइन इफेक्ट के आधार पर हम लोग ये बताएंगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। इतनी बातें समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं थोड़ा सा रिएजेंट्स की। जो लास्ट में आपने H के लिए किया था, HF HI वगैरह के लिए, उसमें आपने एसिडिक स्ट्रेंथ का मार्क किया है या फिर उसका बॉन्ड एनर्जी का? बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करिए। पहले एसिड, जैसे अगर हम लोग एसिड की बात करें तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। बोलो, ताकि वो H+ को क्या कर सके? आसानी से रिलीज कर सके। HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, HI का बॉन्ड क्या होता है? वीक। तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ से देख लो चाहे बॉन्ड एनर्जी से देख लो, बात एक ही दोनों। ठीक है ना। अब हमारे पास में थोड़ा सा रिएजेंट्स की बात करते हैं कि भाई रिएजेंट्स आप क्या क्या ले सकते हो। हमारे पास में प्रोसेस कितने हैं? 4 प्रकार के। फ्लोरीनेशन भी है, क्लोरीनेशन भी है, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। फर्स्ट नंबर हम लोग बात करते हैं फ्लोरीनेशन। तो फ्लोरीनेशन प्रोसेस जो है ये आपका एक्सप्लोसिव प्रोसेस है। क्या? एक्सप्लोसिव प्रोसेस के लिए हमें देखो F2 तो यूज करना ही पड़ेगा, इसके साथ में हमें कोई इनर्ट गैस यूज करनी पड़ती है। आर्गन, जीनन, जैसे मान लो नियोन यूज कर लिया या N2 यूज कर लिया, इस टाइप से, है ना। ये गैसेस क्यों ली जाती है, ये सवाल जरूर पूछा जाता है। क्यों लेंगे बताओ?
क्योंकि देखो ये गैसियस स्टेट में दूसरी गैस मिक्स होगी तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब बेसिकली हम लोग F2 की मात्रा को कम करने के लिए, टू डाइल्यूट, क्यों डाइल्यूट करने के लिए हम लोग कोई इनर्ट गैस यूज करें ताकि वो खुद तो रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन F2 की मात्रा को कंट्रोल कर देगा, ठीक है। और ये कब लिया जाता है, 8-70 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्टली प्रिसाइज कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, किताबों में -10 डिग्री सेल्सियस भी लिखा होता है लेकिन -70 डिग्री सेल्सियस, और वो भी कहां, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, इन डार्क। ये एग्जैक्ट कंडीशन है आपकी क्लोरीनेशन। सेकेंड प्रोसेस हमारे पास में क्या है, क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन तो हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो जाता है, क्यों, ये जनरली हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो इसके लिए हमारे पास रिएजेंट क्या होगा, Cl2 गैस होगी, उसके साथ में देखो H न्यू लिखा हो सकता है, या इसकी जगह पर आपको ऐसे लिख के दे सकता है, Cl2 के साथ में UV लाइट, ये शब्द लिखा मिल सकता है, Cl2 के साथ में फोटोन लिखा मिल सकता है, क्या इस तरीके से ये शब्द लिखे मिल सकते हैं। या अल्टरनेटिवली कुछ जगह पर ऐसा लिखा हो सकता है, Cl2 के साथ में R2O2 भी लिखा मिल सकता है। आपने SOCl2 सुना हुआ है, क्या होता है, थायमिल क्लोराइड। और SO2Cl2 क्या होता है, इसे तो रीड रिएक्शन के अंदर आता है, रीड रिएक्शन का रिएजेंट है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरल क्लोराइड। तो SO2Cl2 के साथ में R2O2 ले लो आप, ये रिएजेंट भी लिखा हो सकता है, क्लोरीनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन है। या एक हमारे पास में होता है टर्शरी ब्यूटॉक्सी क्लोराइड, TBUOCl, है ना, टर्शरी ब्यूटॉक्सी क्लोराइड, इसके साथ में भी हमारा R2O2 हो सकता है। ये तो हो गया क्लोरीनेशन का। अब बात करते हैं ब्रोमिनेशन की। तो ब्रोमिनेशन भी एक फास्ट प्रोसेस है। अच्छा, क्लोरीनेशन में टेम्परेचर कंडीशन कितनी थी, यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर हमारा, ठीक है। ब्रोमिनेशन की बात करते हैं थर्ड। तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा, पहली चीज तो ये 127 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, हाई टेम्परेचर पे हो रही है। कॉम्बिनेशन इसमें भी लगभग क्लोरीनेशन के जैसे ही होता है, Br2 के साथ में सनलाइट लिखा हो सकता है, या इसके साथ में हीटिंग का साइन लिखा हो सकता है। वैसे Cl2 के साथ में भी हीटिंग का साइन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। Br2 सनलाइट या Br2 के साथ में UV लाइट लिखा हो सकता है, Br2 के साथ में H न्यू लिखा मिल सकता है, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, हीटिंग का साइन जनरली ज्यादा आसानी से लिखा। इसके साथ में हमारे पास में जैसे क्लोरीनेशन में SO2Cl2 था, यहाँ पर आप SO2Br2 यूज कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर दे ही रहे हैं 127 डिग्री, समझ में आ गया। या हमारे पास में टर्शरी ब्यूटॉक्सी ब्रोमाइड, और इसके साथ में भी आप R2O2 को यूज कर सकते हो। ये R2O2 किस लिए लिया, ये फ्री रेडिकल एक्टिवेटर है ना, पहला रेडिकल आसानी से बना देगा, समझ में आ गई बात। और फोर्थ प्रोसेस जो हमारे पास में है दैट इज आयोडीनेशन। आयोडीनेशन प्रोसेस जो है वो काफी स्लो प्रोसेस है। तो इसमें देखो I2 तो हमें यूज करनी ही पड़ेगी, लेकिन साथ में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HGO ले लिया या HNO3 ले लिया, इस टाइप की। उसका कारण ये कि जब आप RH की रिएक्शन I2 के साथ में करवाओगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, एक तो RI बनेगा और साथ में हमारा बनेगा HI। और ये HI जो है ये एक आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये इसके साथ रिएक्शन करके वापस से इसको कन्वर्ट किस में कर सकता है, RH में कन्वर्ट कर सकता है। तो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नेचर की हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बनने वाले HI को डिस्ट्रॉय करने के लिए सॉल्यूशन में ऑलरेडी हम लोग जैसे मान लो HNO3 ले लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ली, तो ये इसके साथ में रिएक्शन करके क्या कर देगा, एक तो बना देगा I2, उसके साथ में बना देगा NO2 और साथ में बना देगा H2। यानी इसने क्या करा, बनने वाले HI को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस लिए है, टू डिस्ट्रॉय फॉर्म्ड HI। समझ में आ गई बात, ये बात आपको ढंग से दिमाग में बिठा लेना। इतना क्लियर, ये तो हो गए ये चीज। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास में आएगा जिसके ऊपर जेईई में क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है,
जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी का क्या मतलब है? देखो हमारे पास में दो प्रोसेस है, हम लोग एक तो क्लोरीनेशन की बात कर रहे हैं, क्लोरीनेशन, और दूसरा हमारे पास में है ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में फास्ट प्रोसेस कौन है? क्लोरीनेशन फास्ट प्रोसेस है, ये इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा फास्ट है। तो क्लोरीनेशन जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है और ब्रोमिनेशन 127 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। अच्छा, एक रिएक्टिव प्रोसेस है और एक सेलेक्टिव प्रोसेस है। रिएक्टिव का मतलब है हर किसी के साथ में रिएक्ट करना, और सेलेक्टिव का मतलब क्या है? गिने चुने के साथ में रिएक्शन करना, या जिसके साथ में फेवरेबल होगी उसी के साथ में रिएक्शन होना। सही है। हमारे पास में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो 3 प्रकार के हैं हमारे पास में। एक 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो सकता है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो सकता है, या 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो सकता है। ये 3 प्रकार के हमारे पास में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। सही, मीथेन की बात कर ही नहीं हम लोग, ठीक है। तो हमारा जो हेलोजन जो आ रहा है किस प्रकार के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्लेस कर रहा है, उसके आधार पे प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। भाई एल्काइल हैलाइड जो बनना है वो प्राइमरी में बन सकता है, सेकेंडरी में बन सकता है और टर्शियरी में बन सकता है। तो अगर मान लो जैसे ये 3 प्रकार के बॉन्ड है, क्लोरीन को अगर ऑप्शन दिया जाए कि भाई इनमें से सबसे फास्ट किसके साथ रिएक्शन करो, तो हमें पता है कि 3 डिग्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऑब्वियसली बात है क्लोरीनेशन जो है वो 3 डिग्री के साथ फास्ट होगा, 2 डिग्री के साथ थोड़ा स्लो और 1 डिग्री के साथ और स्लो। ब्रोमिनेशन की बात करें तब भी यही काम, क्योंकि रेडिकल तो अल्टीमेटली 3 डिग्री स्टेबल ही तो है। तो जनरलाइज्ड बात में तो हमें ये पता है कि 3 डिग्री रेडिकल का बनना आसान है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी, सापेक्षिक क्रियाशीलता। और ये चीज जो है ये आपकी एक्सपेरिमेंटल है। देखो हमारे पास में बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास में एक जो पहले क्लोरीनेशन की बात करते हैं, क्लोरीनेशन एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। क्लोरीनेशन 825 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है हमारे पास में ब्रोमिनेशन 827 डिग्री सेल्सियस। टाइप ऑफ बॉन्ड की अगर बात करें तो 1 डिग्री CH बॉन्ड हो सकता है, 2 डिग्री CH बॉन्ड हो सकता है और 3 डिग्री CH बॉन्ड हो सकता है। ये लिखे हुए आपके सामने, इसको हम लोग क्या नाम रहे? 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, अलग अलग बॉन्ड है। तो क्लोरीनेशन अगर मान लो 1 डिग्री CH बॉन्ड को जिस भी स्पीड से रिप्लेस कर रहा है उसको कितना मान लिया हमने? 1 मान लिया। सही। तो अगर 2 डिग्री की बात करें तो 1 वाले के रेस्पेक्ट में 2 डिग्री के साथ में क्लोरीन जो है वो 3.8 टाइम्स फास्टर रिएक्शन करता है, ये रिलेटिव रिएक्टिविटी। और 3 डिग्री के साथ में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स फास्टर रिएक्ट करेगा, मतलब इसके साथ 1 की स्पीड से तो वहां 5 गुना ज्यादा तेजी से वो रिएक्शन करेगा। सही। इसकी अगर बात करें ब्रोमिनेशन अगर 1 डिग्री के साथ 1 की स्पीड से रिएक्शन करता है तो 2 डिग्री के साथ में 82 टाइम्स फास्टर रिएक्ट करता है। कितना? 82। और 3 डिग्री के साथ में ये 1600 टाइम्स फास्टर रिएक्ट करता है। तो अब मुझे बताओ कि इनमें से रिएक्टिव प्रोसेस कौन है और सेलेक्टिव प्रोसेस कौन है? सर ब्रोमिनेशन तो सिलेक्टिव हो गया। ब्रोमिनेशन जो है वो सेलेक्टिव प्रोसेस, और ये कैसा है? मुझे एक चीज बताओ कि 1, 3.8 और 5 में कोई ज्यादा खास अंतर है नहीं, लेकिन 1 और 1600 में तो बहुत अंतर है। इसके 1 के रेस्पेक्ट में ये 1600 गुना तेजी से रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे 1 नेग्लिजिबल है इसके रेस्पेक्ट में, लेकिन 5 के रेस्पेक्ट में 1 नेग्लिजिबल है नहीं, उतना कोई खास अंतर है नहीं, 4-5 गुने का ही है, ज्यादा नहीं। तो क्लोरीनेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो 1 डिग्री के साथ कर रहा है, 2 डिग्री के साथ कर रहा है या 3 डिग्री। हम लोग बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट लगभग बराबरी रेट से चल रहा है, मतलब हर किसी के साथ आसानी से रिएक्शन कर जा रहा है। तो क्लोरीनेशन जो है वो रिएक्टिव है, ब्रोमिनेशन क्या है? सेलेक्टिव। इसको आप ऐसे समझो कि कोई बॉडी बिल्डर आदमी है तो चलते फिरते उसके सामने जो भी आएगा, चाहे पतला है चाहे मजबूत आदमी है, किसी को भी पीटने की कैपेसिटी रखता है, जो भी आ जाएगा उसको पीट डालेगा। और दुबला पतला आदमी होगा तो वो सोच समझ के डिसाइड करेगा कि किसके साथ में रिएक्शन करनी है, कि अगर उसके जैसा दिखता है तो आसानी से कर जाएगा और बॉडी बिल्डर दिख गया तो दूर से निकल जाएगा। तो बताओ सेलेक्टिव कौन हुआ?
जो दुबला पतला आदमी है, तो ब्रोमिनेशन क्या है? सेलेक्टिव प्रोसेस। दुबला नहीं, सेलेक्टिव। ये क्या है? रिएक्टिव प्रोसेस। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर इस टेबल को याद रखना, आपको एग्जाम में ये डाटा दिया हुआ नहीं होगा, एग्जाम में ये वैल्यू जो है ये नहीं दी होगी। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो समझो आप कि भाई हमारे पास में एक टर्म हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज रिलेटिव यील्ड। यील्ड का मतलब होता है लब्धि, कि भाई जो भी हमारा कंपाउंड बन रहा है उसकी मात्रा कितनी बन रही है। तो रिलेटिव यील्ड जो है वो डिफाइन करते हैं हम लोग रिलेटिव रिएक्टिविटी। ये कहां से आएगी? ये टेबल से आएगी। क्या टेबल? ये एग्जाम में डाटा नहीं दिया होगा, ये आपको याद रखना है। रिलेटिव रिएक्टिविटी टेबल से आपको याद रखनी है, इनटू नंबर ऑफ सेम नेचर बॉन्ड्स। कि भाई जिस प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्लेस हो रहा है उस प्रकार के कितने बॉन्ड्स हैं, उनकी संख्या से इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सही है? मान लो जैसे सपोज करो कि एक 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्लेस हो रहा है, और वो किससे रिप्लेस हो रहा है? क्लोरीन से हो रहा है। सही है? और वैसे मान लो बॉन्ड्स की संख्या 5 है, 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कितनी है? 5। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3.8 से, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन की रिलेटिव रिएक्टिविटी है कितनी? 3.8। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। और वही ब्रोमीन के साथ होता तो 82 से मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा टर्म हम लोग डिफाइन कर रहे हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड जो है वो होगी आपकी रिलेटिव यील्ड, इसको मैं RY लिख दूं शॉर्ट में, और इसको मैं PY लिख देता हूं परसेंटेज यील्ड। रिलेटिव यील्ड अपॉन टोटल यील्ड। टोटल यील्ड यानी आपको सबको सम कर लेना है, इनटू क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। इससे जो आंसर आएगा वो परसेंटेज आ जाएगा कि कौन सा कंपाउंड जो है वो कितना प्रतिशत बन रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई हमारे पास में मान लो सपोज करो कि कंपाउंड है CH3 CH2 एंड CH3। इस कंपाउंड का हमने मोनोक्लोरिनेशन करवाया Cl2H nu के साथ में। तो बताओ कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे यहाँ पर? 2 प्रोडक्ट। कौन कौन से? कार्बन हाइड्रोजन 1 डिग्री वाला भी रिप्लेस हो सकता है और 2 डिग्री रिप्लेस हो सकता है। तो देखो अगर 1 डिग्री रिप्लेस होता है तो कंपाउंड बनेगा CH2 CH2 एंड Cl। और अगर 3 डिग्री रिप्लेस 2 डिग्री रिप्लेस होता है तो यहाँ Cl और यहाँ Cl। अब जब कोई पैरेलल सेंटर होता है तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने के भी चांसेस होते हैं। तो देखो सवाल आता है, ये वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड सवाल बनते हैं कि मान लो ये कंपाउंड दे दिया, इसका मोनोक्लोरिनेशन करवाए तो कितने प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कितने प्रकार के संरचनात्मक समावयवी उत्पाद बन रहे हैं, मोनोक्लोरो उत्पाद बन रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार वो कुल त्रिविम समावयवी समेत पूछ लेता है कि कुल समावयवी कितने बन रहे हैं, तो उसमें संरचनात्मक और त्रिविम दोनों को काउंट करके हमें लिखना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ और इसको सेकंड नाम दे देता हूँ। 2 हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं। मुझे क्या करना है? एक तो डिसीजन लेना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बन रहा है, मेजर माइनर का डिसीजन लेना। और जो मेजर बन रहा है और जो माइनर बन रहे हैं वो कितने कितने प्रतिशत बन रहे हैं, परसेंटेज क्या है, ये भी कैलकुलेशन करनी है। तो कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले रिलेटिव यील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मान लो फर्स्ट की करते हैं, तो फर्स्ट वाला किससे बना है बताओ? प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्लेस करने से बना है। तो प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करने की रेट है क्या? 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है। प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है कितने? 3 इधर है और 3 इधर है, कुल कितने हैं? 6। तो इनको 6 कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 6। इसी प्रकार रिलेटिव यील्ड ऑफ सेकंड बताओ, सेकंड की कितनी है? 3.8। इसको मल्टीप्लाई किससे करो? 2 से। यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, इन दोनों में से कोई सा भी रिप्लेस हो सकता है, तो 7.6। इन दोनों को जोड़ दो, टोटल यील्ड कितनी आ गई? 13.6। ये कुल लब्धि बन गई है। अब मुझे क्या करना है? परसेंटेज यील्ड निकालनी है फर्स्ट की और परसेंटेज यील्ड निकालनी है सेकंड की। प्रतिशत भी निकालना है। कैसे निकालोगे? पहले वाले के लिए प्रतिशत लब्धि कितनी, ये रिलेटिव यील्ड कितनी है? 6 बटा 13.6 इंटू क्या कर दोगे? 100। दूसरे को
7.6 अपॉन 13.6 इंटू क्या कर दोगे 100, निकालो परसेंटेज दोनों 44 और 56। ये लगभग बन रहा है 44 और ये बन रहा है आपका ऑलमोस्ट 56%। तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये प्रोडक्ट क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट है और 56% भी बन रहा है। अगर 100 ग्राम टोटल बन रहा है तो उसमें 56 ग्राम कौन बन रहा है, ये वाला, और ये वाला बन रहा है 44 ग्राम। क्लियर होगी बात? अब क्लोरीनेशन में ये चीज कैलकुलेशन ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ब्रोमिनेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, उसको सोल्व करके बताऊं। हमारे पास में कंपाउंड है CH3 CH3 CH2 एंड CH3, ये कंपाउंड। इस कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन करवाया। तो पहला सवाल तो ये है कि कुल कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। टोटल शब्द बोला है तो त्रिविम भी काउंट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो सारे काउंट कर रहे हैं। दूसरा सवाल क्या है कि कुल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बोलो। तीसरा है कि इनमें से मेजर कौन बनेगा और इनके परसेंटेजेस क्या क्या होंगे। 4 सवाल मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आप सॉल्व करो इसको। पहला है टोटल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। दूसरा सवाल है टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। भाई संरचनात्मक कितने बन रहे हैं और कुल कितने बन रहे हैं, कुल में दोनों काउंट करने हैं, त्रिविम प्लस संरचनात्मक। समझ में आ गया? स्टीरियो काउंट करने इसके साथ में। तीसरा जो है हमारे पास में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है एंड इट्स परसेंटेज, कि मेजर प्रोडक्ट कौन है और उसका प्रतिशत भी कितना है। और फोर्थ सवाल कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, टोटल जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या मतलब हो गया, आंशिक आशवन विधि, यानी आप इसको डायरेक्टली हीट कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर चीजों को सेपरेट करने की टेक्निक होती है। तो हीट करने पर कितने अंश या कितने प्रभाज, कितने फ्रैक्शंस ऑब्टेन होंगे ये भी बताना है बनने वाले प्रोडक्ट से, है ना। ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन, कुल कितनी फ्रैक्शन ऑब्टेन होगी, कितने प्रभाज, फ्रैक्शन का मतलब हो गया प्रभाज या अंश। 4 सवाल है, इन चारों को सॉल्व करके बताओ फटाफट। सर ये जो आइसोमर्स हैं टोटल भी और स्ट्रक्चरल भी दोनों 4 ही बन रहे हैं, कोई स्टीरियो आइसोमर बन नहीं रहा क्योंकि कोई कार्बन सेंटर है नहीं। देखते हैं, बन भी सकता है, बन भी सकता है, ढंग से देखो। है, एक है कार्बन सेंटर। हाँ तो वो काउंट करो सर, मैंने देखा नहीं। देखो क्या ये कार्बन हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है? ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, ये अलग है और ये अलग। ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री ये भी है, लेकिन इनका नेचर जो है वो इससे क्या है, डिफरेंट है। सही है। तो मान लो कि ये फर्स्ट वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्लेस होता है तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH, CH3 CH2 CH2 एंड CH। ये फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH, यहाँ भी तो आ सकता है CH। ये 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्लेस हो। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 3 डिग्री वाला रिप्लेस हो जाए, CH3 CH2 एंड CH3। और एक पॉसिबिलिटी कि इन दोनों में से कोई एक रिप्लेस हो जाए, इसको कर लेते Cl CH2 C CH3 H CH2 एंड CH3। अब बताओ कि काइरल सेंटर किस किस में बन रहे हैं? सेकंड वाले में काइरल सेंटर बन रहा है। क्या इसमें काइरल सेंटर बन रहा है? Yes, sir. ये वाला है। Yes, sir. तो ये D+L दोनों बनेंगे। Yes, sir. इसमें काइरल सेंटर है, इसमें कहाँ है बताओ? ये वो CH3 है, नहीं है ना? इसमें
इसमें ये वाला हो गया। जब यहाँ Cl आया तो ये कार्बन कायल हो गया, क्योंकि एक तो CH2Cl है और एक CH3 और एक इथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, तो ये भी कितना बनेगा D+L। तो कुल पहले का उत्तर बताओ, पहले का उत्तर बताओ। पहले का उत्तर है 4, ये ना 1 2 3 4, ये पोजिशनल आइसोमर्स है चारों। दूसरे का कुल मोनोक्लोरो उत्पाद कितने? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। जेई में इनमें से कोई सा भी पोर्शन आपसे पूछा जा सकता है। हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के समय ऐसे क्वेश्चन किए थे। मेरी शिफ्ट में था क्वेश्चन है, मेरी शिफ्ट में था क्वेश्चन। ये शिफ्ट में था इस बार जनरल रेट में। ये वाले बताओ मेजर प्रोडक्ट। अब मेजर प्रोडक्ट के लिए तो अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पहले ये वाला कर लेते हैं कि ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन, कि भाई हमने क्या करा, ये सॉल्यूशन में चारों एक साथ ही बने, चारों के 6 प्रोडक्ट एक साथ बने, इनको हमने सीधा क्या कर दिया, हीट कर दिया, बॉईल करना शुरू कर दिया। तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग हो गए वो अलग आ जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो कुल कितनी फ्रैक्शंस ऑब्टेन होगी बताओ? 4 होगी। क्यों? क्योंकि एनांशियोमर्स का सेम है, क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, ये एक साथ इवोपोरेट हो गए। सेम कंडीशन इसके साथ एनांशियोमर के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ क्या होगा? सेम। एक ही प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, वो क्या है कि लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितनी होगी? 4। आपसे ये भी पूछा जा सकता था सवाल में कि इस कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन करवाने पर कुल कितने ऑप्टिकली एक्टिव मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, या ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछने के बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर, सही है। ये लास्ट वाला पोर्शन आप करके बता दो, थर्ड वाला मेजर प्रोडक्ट का डिसीजन लेना कि इनमें से मेजर कौन सा है। 1 डिग्री। अब हमें ये तो पता है कि 3 डिग्री के साथ रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है, तो क्या ये 3 डिग्री वाला मेजर है? नहीं सर, वो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि कितना हमारा यील्ड आ रही है उसकी। करो कैलकुलेट फटाफट, परसेंटेज बताओ चारों। सर मेजर तो 1 डिग्री आ रहा है, परसेंटेज देखना। मेजर 1 डिग्री आ रहा है, कौन सा? ये इनके अंदर भी डिफरेंस आएगा कि बिल्कुल आएगा परसेंटेज। चारों का परसेंटेज कैलकुलेट करके बताओ, फटाफट करो कैलकुलेट। पहले रिलेटिव यील्ड निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले की रिलेटिव यील्ड बोलो, 1 डिग्री से रिप्लेस हो रहा है, तो इसकी रिलेटिव यील्ड कितनी आएगी? 1 इंटू, नहीं देखो 1 इंटू 3 ही होगा, 1 इंटू 3, तो ये तो 3 आ गई वैल्यू। इसकी रिलेटिव यील्ड कितनी है? ऐसे देखो कितना हाइड्रोजन है? 2। 3.8 इंटू 2, ये हो गया 7.6। इसकी रिलेटिव यील्ड बोलो 5 इंटू 1, एक ही है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 5। और ये 1 इंटू 6 बोलो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो टोटल यील्ड कितनी है? 21.6। इन सबका सम कर दो, ये कुल लब्धि आ गई। अब प्रतिशत निकालो, 3/21.6 इंटू 100 बोलो, 7.6 बटा 21.6 इंटू 100, 7.6 वाला है ना, इसका परसेंटेज ये कैलकुलेट कर दो बस, कितना परसेंट आ रहा है बताओ। 7.6 बटा 21.6 इंटू 100 करो, 35 के आसपास आना चाहिए मेरे हिसाब से। करो कैलकुलेट, आया समझ में? देखो रिएक्टिविटी जो है 3 डिग्री की ज्यादा होते हुए भी 2 डिग्री वाला ज्यादा मात्रा में बन रहा है। बोलो कितना परसेंट है? 35 पॉइंट कुछ है, लगभग मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 35%। ये आपका मेजर आ गया समझ में? मतलब सर हर टाइप अगर वो 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसका अर्थ ये नहीं कि उस सबको ग्रुप करके देख लिया जाए। नहीं, 1 डिग्री से ये मत देखो, 1 डिग्री तो 9 है इसमें, क्या 1 डिग्री कितने? 3 3 6 और 3 9। लेकिन ये 1 डिग्री जो है इन दोनों से क्या है, डिफरेंट नेचर का है। क्योंकि इसके 1 डिग्री से रिप्लेस होने से अलग प्रकार का कंपाउंड बन रहा है, उधर वालों से कंपाउंड जो है वो अलग बन रहा है, तो नेचर चेंज हो गया ना, केमिकल नेचर चेंज है उनका। तो ऐसे सवालों के अंदर हमेशा कैलकुलेशन के आधार पर उत्तर दें। जैसे ऑब्जर्वेशन से पता लग जाता है, आप ओरली ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि देखो मल्टी जिसकी रिलेटिव यील्ड ज्यादा आएगी उसका परसेंटेज भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो आप रिलेटिव यील्ड ओरली कैलकुलेट कर लो कि भाई ये 2 डिग्री है, इसके रेट कितनी है? 3.8 3.8 इंटू क्या कर दिया? 2। ये 1 है, 1 इंटू क्या कर दिया? 5। अब मान लो अगर ये ब्रोमिनेशन करवाते हैं यहाँ पर,
Br2H न्यू, तो क्या मेजर प्रोडक्ट अभी भी 2 डिग्री रहता? 3 डिग्री, अब 3 डिग्री होता। क्यों? क्योंकि वो 1 जो है वो 1600 से मल्टीप्लाई होता है, तो रिलेटिविटी तो 1600 हुई ना उसकी। और 2 डिग्री वाला 2 into 82 होता, और 3 डिग्री ये 1 डिग्री वाला 1 into 1 होता, बोलो, और वो 6 into 1 होता। तो बात तो वही हुई ना। तो ब्रोमिनेशन में तो फिर भी हम लोग ओरली ऐसा आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्लोरीनेशन वाले में थोड़ा सा सोच समझ के ऑब्जर्व करके आंसर देना। क्लियर हो गई बात? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है उनको ढंग से करना है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में रिलेटिविटी के जो सवाल है उनको। क्लियर? अब इसमें कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस और आती हैं, छोटी मोटी रिएक्शन है जिनको अपन को ध्यान रखना है। देखो, जैसे हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, या इसको हम लोग एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं, या इसको हम लोग हाइड्रोफॉर्मिंग भी बोलते हैं। कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, एरोमेटाइजेशन या हाइड्रोफॉर्मिंग, इन सब का मतलब एक ही है, या साइक्लाइजेशन भी कह देते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है पुनर्संभवन। पुनर्संभवन का मतलब है कि पुनः निर्माण करना, वापस से बनाना। समझ में आ रही बात? देखो, इसमें होता है क्या है कि हमारे पास में एन हेक्सेन और उसके ऊपर के जो सदस्य हैं, हायर मेंबर्स जो है, इनको हम लोग Al2O3 या V2O5 हो जाए या MO2O3 हो जाए, इनके साथ में 773 केल्विन और 10 से 20 एटीएम प्रेशर, आप इसको हीट कर दो, तो एन हेक्सेन और उसके आगे के मेंबर्स जो होते हैं वो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट होते हैं। मतलब बेंजीन तो बनेगा ही बनेगा, ये बनेगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या था? C6H14 था। इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6, कितने मोल? 4 मोल H2 गैस बाहर आ गया, है ना। कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ तो बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों का क्या होता है? निर्माण होता है, डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। ठीक, मान लो आपके पास में एन हेक्सेन होता, हेप्टेन होता, एन हेप्टेन का देखो स्ट्रक्चर क्या हो गया? CH2 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 एंड CH3। इस कंपाउंड को इन कंडीशंस पर अगर आपने हीट कर दिया, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स। तो 6 कार्बन का तो क्या बन गया? बेंजीन, और उसके ऊपर एक कार्बन बच गया जो CH3 के रूप में आ जाएगा, तो टॉल्यूइन बन जाएगा। हाइड्रोजन कितने कम होंगे वो आप काउंट करके लिख सकते हो। एन ऑक्टेन की अगर बात करें हम लोग, एन ऑक्टेन की यही कंडीशन बताओ क्या बन सकता है? 6 कार्बन का बेंजीन, 2 कार्बन बचा है, तो 2 कार्बन इथाइल के रूप में लग सकते हैं, CH2 एंड CH3 इथाइल बेंजीन, या इसके साथ में आपका जाइलिन भी बन सकता है, CH3 इस तरीके से ये भी बन सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें। इतनी क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक क्वेश्चन ये वाला बताओ जरा कि हमारे पास में ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को, ये जेई का सवाल है, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग करा है। वैसे तो यहाँ एक एल्कीन थी, एल्कीन का पहले रिडक्शन करवा के एल्केन में कन्वर्ट किया, फिर उसके साथ में ये L2O3 और इन सबके साथ में क्या करा? हीट किया। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? भाई देखो 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की तो बेंजीन। अब पास वाले कार्बन पे 2 इथाइल है, वो तो पड़े रहेंगे ना, तो एक इथाइल यहाँ लगा दो और एक इथाइल यहाँ लगा, ये प्रोडक्ट। आगे बात कर लोगे ऐसा सवाल? शीट में खूब सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, ढंग से करें। ठीक है, पहली रिएक्शन क्लियर। दूसरे प्रकार की जो रिएक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं पाइरोलिसिस। क्या बोलेंगे? पाइरोलिसिस या क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब होता है चटकना, टूटना। पाइरोलिसिस का मतलब क्या है? टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, है ना। तो इसको भंजन कहते हैं, टूटे का मॉलिक्यूल।
तो होता क्या है इसमें कि जब किसी एल्केन को आप हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो, जैसे पेट्रोल वगैरह की रिफाइनिंग जब करते हैं तो हम लोग हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, है ना। तो हीट करने पर क्या होता है कि जो एल्केन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उसमें एल्केन में भी बन जाती है, एल्कीन भी बन जाती है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, ऐसे करके खूब सारे मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस, और इन पेट्रोल के केस में हम लोग इसको बोलते हैं क्रैकिंग। तो इसका मीनिंग सिंपल है कि मॉलिक्यूल का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो मान लो कि जैसे आपके पास में मीथेन गैस है, तो मीथेन गैस को अगर आप 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देते हो ना, तो ये कार्बन प्लस H2 में डिवाइड हो जाती है, तोड़ जाती है, कार्बन अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। तो ये बेसिकली एक तरह का पायरोलिसिस प्रोसेस है, ठीक है। या जैसे मान लो आपके साथ में C6H14 है, ये आपके पास में N हेक्सेन था। N हेक्सेन को जब आप 773 केल्विन पर हीट करते हो, यानी 500 डिग्री हो गया, 500 डिग्री सेल्सियस पे आपने हीट कर दिया, तो N हेक्सेन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। क्या क्या संभव हो सकता है कि हो सकता है कि ये आपका C6H12 में कन्वर्ट हो जाए और 1 मोल H2 का अलग हो जाए इससे, ऐसा संभव हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये C4H8 में कन्वर्ट हो जाए और बाकी कितने बच गए, C2H6, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में डिवाइड हो गया, C2H6 तो इथेन हो गया और ये आपका ब्यूटीन हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपका C3H6 में हो जाए, C2H4 हो जाए और साथ में CH4 हो गए। देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गई है, 6 4 10 और 4 16, ठीक है। जो सेम वाला है ये रिंग फॉर्म नहीं आने की कोशिश करेगा, कोई जरूरी नहीं, रिंग फॉर्मिंग के लिए तो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग वाला प्रोसेस था। ये तो छोटे छोटे टुकड़ों में एल्केन्स में डिवाइड हो रहा है, टूट गया ये, समझ में आ गया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, पायरोलिसिस या क्रैकिंग, भंजन, एल्केन का भंजन बोलते हैं इसको, ठीक है। तीसरा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं नाइट्रेशन। अब ये नाइट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो एल्केन जो है इनका नाइट्रेशन वैसे तो नॉर्मल टेम्परेचर्स पे होता नहीं है, लेकिन अगर आप किसी एल्केन को हायर टेम्परेचर्स पे जैसे 400 से 500 डिग्री सेल्सियस आप हीट करते हो तो इसका नाइट्रेशन हो जाता है। तो जैसे मान लो हम लोग प्रोपेन लेते हैं, CH3, CH2 एंड CH3, इसका नाइट्रेशन जो है आप HNO3 के साथ में करवाओगे, हीट करोगे लगभग 400 से 450 डिग्री सेल्सियस, 400 से 450 डिग्री सेल्सियस में आपने इसको क्या करा, हीट कर दिया। तो लोअर एल्केन्स का नॉर्मली तो हो नहीं रहा, लेकिन हायर टेम्परेचर्स पे HNO3 के साथ में बॉईल करने पर ऐसा हो जाता है। तो जब आप इतना टेम्परेचर दे रहे हो तो क्या इस एल्केन का पायरोलिसिस भी हो सकता है? अभी बढ़ा ना ऊपर, पायरोलिसिस तो हो ही सकता है ना, ये टूट भी सकती है। तो इसमें देखो संभावना क्या क्या है कि भाई एक तो नाइट्रेशन तो सीधा प्रोपेन का ही हो जाए, यहाँ पर NO2 आ जाए। दूसरी संभावना है कि नाइट्रेशन जो है वो सेकंड नंबर के कार्बन पे हो, 2 नाइट्रोप्रोपेन बन जाए। और अगर मान लो ये प्रोपेन टूटता है पायरोलिसिस होने पर, तो किस में टूटेगा, एक तो 2 कार्बन के मॉलिक्यूल में और एक कार्बन के मॉलिक्यूल में। मीथेन हो सकता है और इथेन अलग हो सकता है, बोलो। तो उस कंडीशन में आपका कंपाउंड ये भी बन सकता है CH2 और NO2, और साथ में ये भी बन सकता है CH3NO2, यानी मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन्स ऑब्टेन हो जाते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू पायरोलिसिस, क्योंकि आपने हीटिंग करी है तो जो आपकी एल्केन है वो टूट भी जाती है साथ साथ। नाइट्रीकरण समझ में आ गया? नॉर्मली टेम्परेचर पे हुआ नहीं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे HNO3 के साथ में बॉईल करने पर नाइट्रेशन होता है, लेकिन साथ में पायरोलिसिस होने पर ये मिक्सचर ऑफ एल्केन्स में नाइट्रो एल्केन्स में कन्वर्ट भी होता है। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन भी आसानी से नहीं होता है, एल्केन का, लोअर एल्केन्स का सल्फोनेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन N हेक्सेन और उसके आगे के जो मेंबर्स हैं उनका सल्फोनेशन बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन वो भी 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर। तो मान लो आपके पास में N हेक्सेन, तो N हेक्सेन का आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराओगे, वही लगभग 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, N हेक्सेन के अंदर एक हाइड्रोजन हटके SO3H, सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। आसानी से नहीं होगा, N हेक्सेन और उसके आगे के मेंबर्स का हो जाता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, लोअर एल्केन्स का भी होता है, लेकिन उसमें टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे प्रोपेन है उसका भी सल्फोनेशन होने को तो हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है,
क्या दिखती है? फ्री रेडिकल रिएक्शन है। और इस फ्री रेडिकल रिएक्शन में रेट जरूर पूछ ली जाती है। इसमें रेट हमेशा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री चलेगी। ये किसकी बात हो रही है कि हमारे पास में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्लेस हो रहा है किससे? SO3H से हो रहा है ना। यहाँ पर क्या रहा है? ये हाइड्रोजन रिप्लेस, तो 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन सबसे फास्ट रिप्लेस होता है, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इस रेट का जरूर आप लोग ध्यान रखें। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद में हमारे पास में जो प्रोसेस आता है दैट इज आइसोमराइजेशन। या एक काम कर लेते हैं अपन, पहले हीटिंग विथ स्टीम पढ़ लेते हैं। हीटिंग विथ स्टीम, भाप के साथ गर्म करने पर क्या हो रहा है, ठीक है? तो जैसे मान लो कि आपके पास में मीथेन है। मीथेन को आपने 1273 केल्विन पर H2O की प्रेजेंस में, मतलब वेपर की प्रेजेंस में आपने हीट कर दिया स्टीम के साथ, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड में और H2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये याद रखनी रिएक्शन फिक्स है क्या? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। इतनी बात समझ में? इसके अलावा हमारे पास में एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का क्या मतलब है? समावयवीकरण। अब ये जो प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है कि मान लो कि आपके पास में N-हेक्सेन है। एल्केन्स को जब आप एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl इसके साथ में आपने हीट कर दिया, लगभग 300 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं, है ना? इसके साथ में जब आप हीट करते हो तो ये अपने समावयवियों में कन्वर्ट हो जाती है। शाकित समावयवी बनते हैं, मतलब इसके जो ब्रांच्ड आइसोमर्स हैं वो बनते हैं। तो N-हेक्सेन से हमारा कंपाउंड जो है वो 5 कार्बन तो ऐसे रह गए। भाई टेम्परेचर के साथ हीट कर रहे हो तो क्रैकिंग भी होगी, एक कार्बन अलग हो गए, इसके अंदर आइसोमराइजेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में आइसोहेक्सेन भी बन सकता है। या हमारे पास में ये जो कार्बन है ये सेकेंड नंबर के बजाय थर्ड पर भी आ सकता है। क्यों? ये बन सकता है, लेकिन ध्यान रखना इसमें नियो ग्रुप नहीं बनता है कभी। क्या? नियो ग्रुप नहीं बनेगा। जैसे मान लो आप पेंटेन की बात करते हो तो पेंटेन का आइसोमराइजेशन जब हम लोग करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास में आइसोब्यूटेन बन जाएगा, सॉरी आइसोपेंटेन बन जाएगा क्या? लेकिन नियोपेंटेन जो है वो कभी भी नहीं बनेगा। नियो एल्काइल ग्रुप जो है वो नहीं बनते, ध्यान रखना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये नहीं बनेगा। क्लियर हो गई बात? किसी में नहीं बनता। हाँ, नियो वाला ग्रुप जो है वो नहीं बनता है, ठीक है ना? क्राउडिंग का कुछ एक कार्बन से ब्रांचिंग होगी, एक ही कार्बन ब्रांचिंग कर पाएगा, एक कार्बन पे ब्रांचिंग होगी। जनरली एक कार्बन पे आइसो और इस प्रकार के जो ग्रुप्स हैं वो बनने के चांसेस होते हैं। क्लियर? हमने नाइट्रेशन पढ़ लिया, सल्फोनेशन, आइसोमराइजेशन, जैसे एल्काइलेशन भी होता है लेकिन वो उतना डिटेल में नहीं आता है हमारे। और उसके अलावा हमने एरोमेटाइजेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हीटिंग विद स्टीम और पाइरोलिसिस। ये सारे प्रोसेस याद रहेंगे। ये एल्केन की मिसलेनियस रिएक्शन से जो एनसीईआरटी वगैरह में भी आपकी मेंशन की हुई है, ठीक? अब लास्ट में एल्केन अपना कंप्लीट है। अब लास्ट में आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके भौतिक गुण धर्म की बात। सबसे पहला हमारे पास में आता है बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे पहला फैक्टर कि बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या? जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ चलेगा। सही है? दूसरी बात कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे शाखन बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। देखो कारण है इसका कि भाई हमारे पास में अगर कोई गोलाकार चीज है स्फेरिकल शेप में तो इसका ये जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम है। पर मॉलिक्यूल्स के बीच में किस प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स लगना है? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना है। क्योंकि देखो एल्केन आपस में नॉन पोलर नेचर के, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है ना? तो वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया और सरफेस एरिया जैसे जैसे कम होता जाएगा ये अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते जाएंगे? कम। और अगर मान लो एल्केन शाखित नहीं है, लीनियर है,
तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, ज्यादा है ना यहाँ पे ये। तो ज्यादा आकर्षित इस कंडीशन में होते जाएंगे। तो जितना लीनियर एल्केन होगा उसके आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस से पैकिंग होने की भी चांसेस क्या रहेगी, ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, शाखन। तो पहले तो आप मोलर मास देख लो, और अगर मान लो आइसोमेरिक एल्केन आती है समावयवी मोलर मास सेम है तो फिर आप देख लो शाखन। एक चीज और ध्यान रखना, एल्केन जितना शाखित होगा उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गई बात। तो अब चीज ध्यान रखना कि अगर हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट के अंदर की जो शुरुआत के C1 से C4 के मेंबर्स है, शुरुआत के जो 4 सदस्य हैं वो तो हमारे गैसीय स्टेट में होते हैं, क्या गैसीय अवस्था के अंदर ही होते हैं। लेकिन आइसो एल्केन, आइसोपेंटेन की बात कर लेते हैं, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होते हैं। क्या ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। समझ में आ गया। और जो आपका जो एन पेंटेन है आपका, अब आप मुझे बताओ एन पेंटेन तो लिक्विड स्टेट में ही आ गया ऑलमोस्ट। ये किस में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में। कारण कि ये आपका रैखिक है, स्टेट है, तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या रहेंगे, ज्यादा। भाई गैस में कम होंगे, लिक्विड में थोड़े और बढ़ेंगे। तो अगर इनमें बॉइलिंग पॉइंट तीनों में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है किसका, एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये आपका किसमें है, लिक्विड स्टेट में। ये लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है तो तीनों ही लिक्विड ही, लेकिन एक्चुअल में क्या है, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स हैं, ठीक है ना। तो C5 से लेकर C17 तक के जो मेंबर्स हैं वो आपके कलरलेस लिक्विड होते हैं। क्या कलरलेस लिक्विड होते हैं, जिसमें पेट्रोल भी आ जाता है, डीजल भी आ जाता है, केरोसिन भी आता है। C6 to C9 के जो मिक्सचर्स हैं वो तो है पेट्रोल, C16 आपका क्या है, डीजल, ठीक। और C17 से ऊपर वाले जो मेंबर्स हैं, ग्रेटर देन C17 जैसे C18 और सो ऑनवर्ड्स, ये आपके वैक्सी सॉलिड्स हैं। क्या ये मोम जैसे ठोस यौगिक होते हैं, पैराफिन वैक्स जो है वो यही है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मान लो हमारे पास में ये ग्राफ है और एक ही ग्राफ है, इनमें कंपैरिजन करना है। यहाँ तो मोलर मास है और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है। बताओ आइसो एल्केन और एन एल्केन्स को कंपेयर करना है, कौन से, एक तो एन एल्केन है आपके पास, एन एल्केन और आइसो एल्केन में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, एन एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों, तो इन दोनों से ग्राफ एन एल्केन का कौन सा है, तो ये ग्राफ है आपका एन एल्केन का और ये है आपका किसका, आइसो एल्केन। इतनी बात समझ में आती है, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट फैक्टर हमारा है, हम लोग पोलैरिटी की बात कर लेते हैं। पोलैरिटी की बात करें तो एल्केन का जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होता है, तो एल्केन आपके होते हैं नॉन पोलर नेचर के। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है कि बेंजीन, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, इन तरह के नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व हो जाती है। वाटर में एल्केन आपकी डिसॉल्व नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई, ये आपकी सेकेंड फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर हमारे पास में सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो सॉल्युबिलिटी जो है ये किस में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। सबसे बेस्ट सॉल्युबिलिटी इनकी किस में रहेगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट। फोर्थ फैक्टर हमारे पास में है मेल्टिंग पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम लोग पर्टिकुलर बात करें, गलनांक की, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहली चीज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता हुआ चलता है, ठीक। पर अगर मान लो आइसोमेरिक एल्केन्स आ गए, मोलर मास सेम है, तो उस कंडीशन में ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
या हम लोग बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी। बोलो, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसको गलाना मुश्किल काम है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, आसानी से नहीं पिघलेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, ब्रांचिंग। तो एल्केन में जितना शाकन होता है उनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती हुई चलती और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। और हम लोग क्या कह सकते हैं कि क्लोज्ड पैकिंग। बोलो, क्लोज्ड पैकिंग का क्या मतलब है कि इनकी संकुलन क्षमता कितनी है? क्या संकुलन क्षमता मतलब मॉलिक्यूल कितने आसानी से आराम से पैक हो रहे हैं पास पास। जैसे संकुलन का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल जैसे क्लोजली पैक हुए इस तरीके से, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्लोज पैकिंग बोल रहे हैं। तो जितनी चीज सिमेट्रिकल होगी उसकी पैकिंग जो है वो उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, और पैकिंग ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा, और स्टेबिलिटी ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। सही है। अब ध्यान से समझो कि भाई 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 हम लोग चल रहे हैं। मान लो एक C18 है, एक C19 है, एक C20 है। तो मुझे एक चीज बताओ, इसका मेल्टिंग पॉइंट का जो ग्राफ है वो ऐसा आना चाहिए। मान लो यहाँ C18 है, यहाँ C19 है, यहाँ C20 है, यहाँ C21 है। ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये आपका मोलर मास है। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता हुआ चल रहा है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी इसकी। लेकिन ये जो मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ है ये गलत है, ऐसा ग्राफ नहीं है। कारण क्या है इसका? देखो, सिमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो इवन एल्केन और एक हमारे पास में है ऑड एल्केन। इवन एल्केन जो है वो इस तरीके के होंगे, ऑड एल्केन जो है वो इस तरीके के होंगे। तो जो पैकिंग है ना वो इवन एल्केन की क्या होती है, ज्यादा। इवन एल्केन जो है वो क्या रहेंगे आपके, ज्यादा सिमेट्रिकल रहेंगे। तो ज्यादा स्टेबल कौन रहते हैं जनरली? इवन एल्केन्स। किसके कंपैरिजन में? ऑड एल्केन्स। इवन एल्केन्स की जो पैकिंग है वो ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? ऑड एल्केन्स के कंपैरिजन। ये बात समझ में आती है? तो अब ध्यान से समझना कि भाई हम लोग यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर आपका मोलर मास है। मान लो कि C19 से C20 मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा और C20 से C21 भी बढ़ेगा, तो ग्राफ जो है वो जिगजैग शेप में रहेगा इस टाइप से। इवन वाले ज्यादा बढ़ाएंगे। हाँ, अब देखो ये 20 से उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। इसको एक काम करो, इसको 18 कर लो, इसको 19 पूरा ही वापिस बना लो। इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से चलता है। यहाँ पर हम लोग 18 मान लेते हैं, यहाँ पर C19, यहाँ C20, C21, C22, C23 इस तरीके से। तो देखो इंक्रीमेंट हर बार हो रहा है आपका। भाई मोलर मास जैसे जैसे बढ़ रहा है मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहां पर भी बढ़ा, यहां पर भी बढ़ा और यहां पर भी बढ़ा। क्यों? मान लो यहां पर x डिग्री सेल्सियस से बढ़ा, यहां पर कितना बढ़ा, y डिग्री सेल्सियस। तो ज्यादा किस में बढ़ रहा है, इवन से ऑड जाते समय या ऑड से इवन जाते समय? ऑड से इवन जाते समय मेल्टिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू किसके, इवन से ऑड। क्योंकि देखो ये सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल जा रहा है। मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ेगा जो कार्बन बढ़ गए इसमें, और यहाँ से 19 से 20 जाते समय क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल ज्यादा सिमेट्रिकल हो रहे हैं। तो सिमेट्रिकल होने पर मेल्टिंग पॉइंट में जो वृद्धि है वो भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। आगे बात सुनिए, कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो हमेशा ध्यान रखें, इवन से ऑड जाते समय मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन उसकी तुलना में ऑड से इवन जाते समय मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर होगी बात? और एक लास्ट फैक्टर जो है वो है हमारा, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी जो है आपका घनत्व क्या होता है बताओ? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो। तो बताओ कि मोलर मास बढ़ा, मोलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है, शुरुआत में तो डेंसिटी जो एल्केन की है वो बढ़ती है,
तो एक समय तो ऐसा आना चाहिए ना कि भाई ये इनफाइनाइट तक चली जाती, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है उस हिसाब से डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सभी एल्केन वाटर से लाइट होते हैं। इसका ग्राफ जो है ऐसा आएगा, ना कि स्ट्रेट लाइन आएगा। मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली ये वैल्यू जो है वो 0.8 ग्राम पर ml, मतलब एल्केन्स की डेंसिटी जो है मोलर मास बढ़ने के साथ शुरुआत में तो बढ़ी, लेकिन एक समय बाद में जाकर 0.8 पे जाके कांस्टेंट हो जाती है। अब आप मोलर मास कितना भी बढ़ा लो, डेंसिटी नहीं बढ़ती है। इसलिए एल्केन की डेंसिटी हमेशा वाटर से क्या रहेगी, कम, और ये वाटर पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तभी आप देखते हो कि भाई जैसे समुद्र है, समुद्र में जैसे तेल निकलता है, कई बार उसमें आग लग जाती है, तो वो समुद्र में पानी के ऊपर आग लगी होती है, बुझा नहीं सकते उसको डायरेक्ट, पानी से नहीं बुझेगी वो। क्यों? क्योंकि वो तो तैर रहा है ना उसके ऊपर। पानी के ऊपर आप ऑयल डालते हो तो ऑयल पानी के ऊपर क्या करता है, तैरता है। समझ में आ रही कि नहीं? तो उसका कारण है कि इनकी डेंसिटी क्या है, पानी से कम है। क्लियर हो गई बात? तो अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, वैल्यू कांस्टेंट क्यों हो जा रही है? क्योंकि एक निश्चित समय के बाद में जब आप मोलर मास में इंक्रीमेंट करते हो, तो मोलर मास में जितना इंक्रीमेंट हो रहा है, वॉल्यूम में भी उसी रेट से इंक्रीमेंट होता है। दोनों चीजें लगभग आपकी कांस्टेंट रेट से बढ़ती है। तो जब ये दोनों ही चीजें बराबर रेट से बढ़ रही है, तो फिर ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इसलिए डेंसिटी जो है वो 0.8 पे जाकर क्या हो जाती है, इससे ज्यादा फिर नहीं बढ़ती है, और एल्केन सारे वाटर पर क्या करते हैं, क्लियर?